हेलो प्यारे साथियों, आज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में पढ़ने वाले हम साउंड यानी ध्वनि के बारे में। तो बने रहिए वीडियो का एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्वनि ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि जो ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि हमेशा कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि हमेशा कंपन से उत्पन्न होती है। बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ध्वनि की उत्पत्ति यानी कंपन, वाइब्रेशन, वस्तु के आगे और पीछे होने की गति को कंपन कहते हैं। वस्तु के आगे और पीछे होने की गति को कंपन कहते हैं। कंपन कहते हैं। अब आता ध्वनि का संचरण। क्या था? ध्वनि का संचरण। ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ध्वनि का संचरण कहलाता। क्या कहलाता? ध्वनि का संचरण कहलाता। जैसे ही कण कंपन करते हैं, वे आसपास के कणों को स्थानांतरित करते हैं और ध्वनि को माध्यम में आगे प्रसारित करते हैं। ध्वनि का प्रसार माध्यम के कणों के कारण होता। ध्वनि एक तरंग है। ध्वनि जो एक तरंग है, तरंग के रूप में प्रसारित होती है। ध्वनि एक तरंग के रूप में प्रसारित होती है। वेव यानी ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। कितने? दो प्रकार की। विद्युत चुंबकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगे। पहले कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। दूसरी यांत्रिक तरंगे। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे किन्हें कहते हैं? चलिए देखो। इन्हें प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जैसे लाइट है, प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे, इन्हें प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे साउंड यानी ध्वनि, इन्हें प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आता है यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है। कितनी? दो प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे किन्हें कहते हैं? माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं। इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, जो माध्यम के संचरण की दिशा में लंबवत करते हैं। दो सुरंगों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे आयाम बोलते हैं। इसे सिरंग बोलते हैं। इसको सिरंग, इसको गर्त। अब आता अनुदैर्घ्य तरंगे। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। ये बिल्कुल सेम चलती है। अब आता ध्वनि तरंगों का संचरण। क्या था? ध्वनि तरंगों का संचरण। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के बीच दो क्षेत्र बनते हैं। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के बीच दो क्षेत्र बनते हैं, जिसे संपीड़न कहते हैं। क्या? संपीड़न। उच्च घनत्व उच्च दाब विरलन, कम घनत्व कम दाब। विरलन में कम घनत्व कम दाब होता है, लेकिन संपीड़न में उच्च घनत्व और उच्च दाब होता है। जैसे ठोस तरल गैस, ठोस का अधिक, फिर उसके बाद तरल का, फिर उसके बाद गैस का। माध्यम के कण जितने सघन होंगे, उतनी ही तेजी से ऊर्जा स्थानांतरित होगी। जैसे ये दिया ठोस, द्रव, तरल। ठोस के पार्टिकल कितने पास, बहुत पास पास होते हैं।
द्रव के थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के उससे भी ज्यादा दूर होते हैं। अब आता ध्वनि की विशेषताएं। क्या था? ध्वनि की विशेषताएं। ध्वनि सभी तरंगों की तरह एक निश्चित गति से यात्रा करती है और इसमें आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुण होते हैं। किसमें? ध्वनि की विशेषता में आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुण होते हैं। जैसे ये कोई लाइन है, इससे ये कोई अनुदैर्ध्य तरंग जा रही है, इस वाली दूरी को क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। दो तरंग दैर्ध्यों के बीच की दूरी को क्या बीच की दूरी क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऊपर जो उड़ रही है सिरंग बोलते हैं, नीचे वाली को गर्त बोलते हैं। इस प्रकार ध्वनि तरंगे आयाम, प्रबलता और तरंग दैर्ध्य को दिखाती है। इस प्रकार ध्वनि तरंगे आयाम, प्रबलता और तरंग दैर्ध्य को दिखाती है। वेव और तरंग दैर्ध्य, वेलोसिटी एंड वेव लेंथ। दो क्रमागत शिखाओं दो क्रमागत शिखाओं या दो क्रमागत कुंडों के बीच की दूरी गुणा SI बराबर कितने मीटर। तरंग वेव प्रति इकाई समय में तरंग वेग प्रति इकाई समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी होता है चाल बराबर दूरी अपन समय, एफ अपन लैम्डा। एफ और लैम्डा के बीच संबंध व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम होता है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि तरंग उतना ही कम होंगी। आवृत्ति जितनी अधिक होगी, आवृत्ति जो जितनी अधिक होगी ध्वनि तरंग उतनी ही कम होंगी। अब आता तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। दो क्रमिक शिखरों के बीच दो क्रमिक शिखरों के बीच की दूरी या दो क्रमिक गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे ये कोई लाइन जा रही है, इन दो शिखरों के बीच की दूरी को इसको क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य। या फिर इसे इसे आयाम बोलते हैं, इसे आयाम बोलते हैं, इसे सिरंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। अब आता है आवृत्ति। क्या था? आवृत्ति प्रति सेकंड गिने जाने वाले कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। यानी प्रति सेकंड गिने जाने वाले कंपनों की संख्या आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति की इकाई क्या? हर्ट्ज है। क्या आवृत्ति की इकाई क्या? हर्ट्ज है। क्या हर्ट्ज है आवृत्ति की इकाई? सामान्य मनुष्य सुनने वाले के लिए ध्वनि कितनी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच मनुष्य सुन सकता है। आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति अनुक्रमानुपाती 1 समय अवधि ये होता। यदि एक कण 20 सेकंड के लिए दोलन कर रहा है, यदि एक कण 20 सेकंड के लिए दोलन कर रहा है तो आवृत्ति क्या होगी? 1/20 होगी। आवृत्ति क्या होगी? 1/20 होगी। यानी 20 सेकंड के लिए दोलन कर रहा तो आवृत्ति अपॉन होती है 1/। अब आता विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। क्या था? विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस ऑफ मीडियम। मीडियम माध्यम ऑफ ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में। एयर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होगी? 331 होगी। कितनी? 331 होगी। एयर टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होगी? 344 होगी। कितनी? 344। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होगी? 346 होगी। कितनी? 346। यहाँ को ध्यान रखना। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आपको ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बताया जा रहा है। कितने पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। स्टेट ठोस एल्यूमिनियम की कितनी होगी? 64-20। निकेल की कितनी होगी? 60-40। स्टील की कितनी होगी? 59-60। आयरन की कितनी होगी? 59-50। ब्रास की कितनी होगी? 4700। गिलास फ्लिंट की कितनी होगी? 3980। अब ये तरल में आ जाता है। तरल में पानी की कितनी होगी? 1531। वाटर डिस्टिलेट की कितनी होगी? 1498। एथेनॉल की कितनी होगी? 1200
1107 होगी। मेथेनॉल की कितनी होगी? 1103 होगी। गैस में आ जाते हैं। हाइड्रोजन की कितनी होगी? 1284 होगी। हीलियम की कितनी होगी? 965 होगी। एयर की कितनी होगी? 346 होगी। ऑक्सीजन की कितनी होगी? ऑक्सीजन की होगी 316। सल्फर डाइऑक्साइड की होगी 213। अब आता तारत्व। क्या था? तारत्व पिच के बारे में। पिच वह गुण है, पिच वह गुण है पिच वह गुण है जो संगीत की धुनों के संदर्भ में ध्वनियों को उच्च और निम्न रूप से आंकना संभव बनाता है। तारत्व कहलाता है। मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति कैसे समझता है? इसे उसकी पिच कहा जाता है। वह पिच 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 वह गुण है जो संगीत की धुनों के संदर्भ में ध्वनियों को उच्च और निम्न रूप से आंकना संभव बनाता है। पिच या तारत्व कहलाता है। वाता आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। जब एक तरंग की आवृत्ति अधिक होती है तो उच्च तारत्व वाली ध्वनि होती है, अर्थात उसकी आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व भी कैसे होगा? उच्च तारत्व वाली ध्वनि होगी। यानी आवृत्ति कम है तो तारत्व वाली ध्वनि भी कम होगी। अब आता अल्ट्रासाउंड। क्या था? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंग है। अल्ट्रासाउंड जो ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति मानव श्रवण और ऊपरी श्रव्य सीमा से अधिक होती है। अल्ट्रासाउंड डिवाइस 20 किलोहर्ट्ज इकाई गीगाहर्ट्ज तक की आवृत्तियों के साथ काम करते हैं। मानव कितने हर्ट्ज तक सुन सकता? 20 से 20,000। कुत्ता 25,000 तक। गैंडा 5 तक। चूहा 200 से 76,000 तक। चमगादड़ 2000 से 1140। बेल की 10 से 31। हाथी की 15 से 12। उल्लू की 2 से 12। पतंग 1 किलो हर्ट्ज से 240 किलो हर्ट्ज तक। इसकी बहुत अधिक आवृत्ति के कारण अल्ट्रासाउंड में सामान्य ध्वनि की तुलना में बहुत अधिक भेदक शक्ति होती है। इसका उपयोग समुद्र के नीचे की वस्तुओं और मानव शरीर के अंदर के अंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का। अब आता अनुप्रयोग। क्या था? अनुप्रयोग। आंतरिक दरारें या छिद्र आदि अल्ट्रासाउंड को आर पार गुजरने नहीं देती बल्कि तरंगों को वापस परावर्तित करती है। अनुप्रयोग। अतः डायनोमेस्टिक अल्ट्रासाउंड, जिसे सोनोग्राफी भी कहा जाता है, एक इमेजिंग विधि है जो शरीर के भीतर संरचनाओं की छवियों का उत्पादन करने के लिए ध्वनि तरंग का उपयोग करती है। किसका? ध्वनि तरंग का उपयोग करती है शरीर की भीतरी संरचनाओं की छवियों को उत्पन्न करने के लिए। अब आता जानवर और इंफ्रासाउंड। जानवर भूकंप से होने वाली इंफ्रासोनिक भूकंपीय ध्वनि तरंगों का पता लगाने में सक्षम है। जानवर जो भूकंप से होने वाली इंफ्रासोनिक तरंगों का पता लगाने में सक्षम है, और इसलिए कुछ जानवर भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं और अलग तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अब आता आयाम। तरंग का आयाम मध्य स्थिति से सुरंग या गर्त के बीच की दूरी को
आयाम कहते हैं, इसे मीटर से मापा जाता है। आयाम किसे कहते हैं? जैसे ये सुरंग और गर्त है, तो ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी जो है, इसे आयाम बोलते हैं। इस वाली दूरी को आयाम बोलते हैं। अब आता प्रबलता। क्या था? प्रबलता। प्रति सेकंड कान तक पहुंचने वाली प्रति सेकंड कान तक पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के माप को प्रबलता कहते हैं। यानी प्रति सेकंड कान तक पहुंचने वाली ध्वनि को ऊर्जा की प्रबलता कहते हैं। प्रबलता अनुक्रमानुपाती आयाम स्क्वायर। इसे डेसिबल से मापा जाता है। 80 डेसिबल से ऊपर की आवाजें शारीरिक रूप से दर्दनाक शोर हो जाती है। कितने से ऊपर? 80 डेसिबल से ऊपर। ध्वनि तीव्रता स्तर तीव्रता 140 डेसिबल रॉक्स लंच होता है। 0 डेसिबल, 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 30 डेसिबल, 40 डेसिबल तक कितने होते हैं? फेंट होते हैं। और 50 डेसिबल पर बारिश हो जाती है, रेन आता बारिश। 60 डेसिबल पर चेड, 70 डेसिबल पर कार की, 80 डेसिबल पर ट्रक की, ये सब बोलते हैं मॉडरेट। और 90 डेसिबल पे हेयर ड्राई हो जाती है। 100 डेसिबल पे हेलीकॉप्टर की हो जाती है। 110 डेसिबल पे किसकी हो जाती है? ट्रोम्बोन्स की हो जाती है। 120 डेसिबल पे किसकी हो जाती है? पुलिस की हो जाती है। पुलिस की हो जाती है। और 130 डेसिबल पे इट्स इंजीनियर एक्स्ट्रा लिमिट साउंड बोलते हैं। एरिया जोन, कार्टिलोज ऑफ एरिया जोन, लिमिटेड इन डेसिबल एरिया, लिमिटेड डेसिबल एरिया नाइट द टाइम ऑफ 10 बजे के और 6 बजे तक। इंडस्ट्रियल एरिया 75 से 70, कॉमर्शियल एरिया 65 से 55, रेसिडेंशियल एरिया 55 से 45, साइलेंस जोन में कितनी? 50 से 40 साइलेंस जोन में ध्वनि की माप है। ध्वनि कारकों पर ध्वनि कारकों पर ध्वनि की चाल का प्रभाव, तापमान पर, घनत्व पर, आर्द्रता पर। किसी माध्यम का तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। किसी माध्यम का तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। किसी माध्यम का घनत्व बढ़ेगा, घनत्व ज्यादा होगा तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। कैसे? ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। घनत्व ज्यादा है तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। किसी माध्यम में आर्द्रता ज्यादा होगी तो किसी माध्यम में आर्द्रता ज्यादा होगी तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। कैसी होगी? ध्वनि की चाल बढ़ेगी। अब आता ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या था? ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब ध्वनि किसी कठोर सतह से जब ध्वनि किसी कठोर सतह से टकराती है तो उसका वापस लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। जैसे ये कोई चिकना दर्पण है, जब इससे ध्वनि टकराएगी तो ये वापस उसी माध्यम में लौटेगी। ये क्या कहलाता है? ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। और अपवर्तन किसे कहते हैं? ध्वनि इससे टकराई है, टकरा के सीधे इसी माध्यम में न जाकर दूसरे माध्यम में लौटनी, अपवर्तन कहलाता है। अब आता प्रतिध्वनि। क्या था? प्रतिध्वनि। जब हम कुछ भी बोलते हैं जब हम कुछ भी बोलते हैं तो वो हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड तक बना रहता है। जब हम कुछ बात बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में कितनी देर तक बना रहता? 0.1 सेकंड तक बना रहता। ध्यान रखने महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो से ज्यादा यार शेयर करो भाई, अपने भाई को सपोर्ट करो यार। नोट, लेकिन हम ध्वनि की गूंज तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि वह हमारे परावर्तित न हो। हम ध्वनि की गूंज को तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि वो परिवर्तित न हो। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण
ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति या प्रतिध्वनि कहलाती है। ध्वनि की पुनरावृत्ति या प्रतिवर्ती कहलाती है। एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समांतराल 0.1 सेकंड का होना चाहिए। कितना? 0.1 सेकंड का होना चाहिए। प्रतिध्वनि के लिए सूत्र, प्रतिध्वनि के लिए क्या सूत्र है? S बराबर 2D/T। क्या होता है? S बराबर 2D/T। स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी, स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी क्या होती है? D होती है। समांतराल क्या होता है? T होता है। चाल क्या होती है? S होती है। एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए लिया गया समय स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। किस पर? स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी की गणना करें। टी बराबर कितना होता है? 0.1 सेकंड। एस बराबर कितना? 344 मीटर प्रति सेकंड। तो एस बराबर dt/2D/T। ये क्या फॉर्मूला? तो डी बराबर एस कितना दे रखा? 344 गुणा टी का मान कितना? 0.1/टी कितना है? 2। तो कितना आ जाएगा? 17.2 मीटर। अब आता किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। कितनी? 17.2 मीटर होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी। अब आता अनुप्रयोग। लाउड स्पीकर, स्टेनो स्पीकर, एम्प्लीट स्मॉल साउंड। सेलिंग ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल। कॉन्सर्ट हॉल में छत को घुमावदार बनाया जाता है। कॉन्सर्ट हॉल में छत को घुमावदार बनाया जाता है, यानी कि फिल्म हॉल में छत को घुमावदार बनाया जाता है ताकि घुमावदार सतह से परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के किसी कोने तक समान रूप से पहुंच सके। ध्वनि सतह के परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल में सभी कोनों तक समान रूप से पहुंच सके। विशिष्ट उपकरण ध्वनि तरंगों को समुद्र के तल तक भेजता है और मापता है। एक प्रतिध्वनि को वापस आने में कितना समय लगता है? अब आता गूंज अनुरण। गूंज बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि दृढ़ता, यानी गूंज परावर्तन के कारण ध्वनि दृढ़ता। इको जैसे हेलो हेलो हेलो, रिवर्सन हेलो हेलो हेलो। अब आता है डॉपलर प्रभाव। क्या था? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव या डॉपलर शिफ्ट एक पर्यवेक्षण के संबंध में एक तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन है जो तरंग स्रोत के सापेक्ष गतिमान है। जो तरंग सापेक्ष के गतिमान है, जो तरंग स्रोत के सापेक्ष गतिमान है। अब आता सायरन बजाते हुए आपके पास से गुजरने वाली एम्बुलेंस डॉपलर प्रभाव का एक सामान्य प्रदर्शन। किसका? डॉपलर प्रभाव का सामान्य उदाहरण है। स्पीड ऑफ साउंड ए, वेवलेंथ आई, फ्रीक्वेंसी एफ, लॉन्ग वेवलेंथ, ला द फ्रीक्वेंसी,
शॉर्ट वेवलेंथ हाई फ्रिक्वेंसी लिविंग एफ आई बराबर एफ ए अपॉन ए प्लस यू। लो पिच एफ आई छोटी है एफ से। ध्वनि तरंगों का संचरण कंपन के माध्यम से ध्वनि का प्रसार होता है। कणों के बीच ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान कुछ मात्रा में ऊर्जा का ह्रास होता, कुछ मात्रा में ऊर्जा का ह्रास होता। ध्वनि का रज्जु आकार, ध्वनि का रज्जु आकार छोटा बड़ा, छोटा इस्माइल 14 से 15 mm, बड़ा 20 mm। ध्वनि की पिच ज्यादा तो आवाज पतली होगी जैसे महिलाओं में, यानी पिच ज्यादा होगी तो आवाज पतली होगी जैसे महिलाओं में पतली आवाज होती है। किस कारण? पिच यानी तारतम्य के कारण उनका तारतम्य जो होता है ज्यादा होता है। लेकिन ध्वनि का पिच कम तो आवाज भारी होगी। पिच कम है जैसे पुरुषों में, अपना पुरुषों का पिच जो होता है उनका कम होता है, तारतम्य कम होता है तो उनकी आवाज भारी होती है। जैसे मेरी आवाज बहुत भारी है, इतनी भी भारी ना भाई जितनी सोच रहे हो। अब श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। अब श्रव्य यानी याद करने की ट्रिक भी बताते हुए चलेंगे। अप यानी छोटा, अप यानी 20 से कम गूंज, यानी अब उस 20 से कम। श्रव्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जैसे एनिमल और मानव सुन सकते हैं। जैसे परा यानी बहुत ज्यादा परा होगी तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि जैसे सोनार, बेट, डॉल्फिन, फोर या डॉग्स उत्पन्न कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अगला चैप्टर आता है विद्युत और चुंबक, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।